हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म जीवों के बारे में एक सामान्य परिचय। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, लेकिन अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, बारिश के दिनों में जब ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तो उसकी सतह पर काली और सफ़ेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। यही संरचनाएं क्या हैं? सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव के बारे में हम जानेंगे। सूक्ष्म जीव की उपस्थिति। सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव यानी कि सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब सभी जगह व्याप्त होते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर एवं बाहर सभी जगह। और जो बहुत विषम परिस्थितियां हैं, पर्यावरण है, जैसे कि जहाँ पर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है या गर्म पानी है का झरना है, गर्म पानी का झरना है, या फिर समुद्र की तली में बहुत अंदर जाके, या फिर दलदल में, ये सब जगह पाए जाते हैं। इनका जो ये प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनसे कोई असर नहीं पड़ता है। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतोपजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों के शरीर में परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य की आंत में परजीवी होता है और पेचिस नामक रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार नींबू के पौधों पर जेंथोमोनास साइट्री नामक जीवाणु कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। तो आपने सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय पढ़ा, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति पढ़ी। अब ये सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, इनको ग्रुप में बांटा गया। सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 ग्रुपों में बांटा गया है, जैसे कि पहला नंबर जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा कवक और 5वां जो है वो शैवाल। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जीवाणु। जीवाणु जो है वो एक कोशिक जीव होता है जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाया जाता है, लेकिन नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार और सर्पाकार आकृति वाले होते हैं। जीवाणु की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बना लेती है, जैसे कि कछुए को देखा है आपने। कछुआ जो है अपना शरीर जब कोई खतरा आता है तो अपने खोल के अंदर बंद कर लेता है। कुछ लगभग इसी तरह से एक आवरण जीवाणु अपने चारों ओर बनाता है, जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करता है। कशाभिका जो हमारे पैर काम करते हैं, उसी तरह से कशाभिका का काम है बैक्टीरिया में।
अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु में बहुत तेज़ी से प्रजनन क्रिया होती है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा ग्रुप में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें हरा रंग पाया जाता है जो कि क्लोरोफिल होता है, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर श्लेष्मा का आवरण होता है। अनेक साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया का भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से जाना आपने बच्चों जीवाणु के बारे में। अब पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। विषाणु जिसका प्रकोप आजकल आप देख रहे हैं कोरोना महामारी के द्वारा, कोरोना वायरस जो कि पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, कोविड-19। तो विषाणु जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि। विषाणु की खोज की थी दामित्री इवानोव्स्की, ये रूसी वैज्ञानिक। 1892 में इन्होंने विषाणु की खोज की और बताया कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब अगला ग्रुप है प्रोटोजोआ। तीसरा ग्रुप है, पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ। अब हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिक होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों को शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं। प्रचलन मतलब चलने के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे कि अमीबा है तो अमीबा में कूटपाद और पैरामीशियम में सीलिया। जो चलने का काम होता है पैरामीशियम में सीलिया के द्वारा और अमीबा में कूटपाद के द्वारा होता है। बहुत बार इस संघ के प्रोटोजोआ संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस और प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया का रोग होता है। अब अगला जो हमारा ग्रुप है वो है कवक। तो अब हम कवक के बारे में पढ़ेंगे। कवक को भी फफूंद कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार, चमड़े की वस्तुओं पर देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़ा करकट पर उगने वाली छातेनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवक से अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिक या बहुकोशिक होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि मशरूम का प्रयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, तो ये लाभदायक हुआ हमारे लिए।
पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई गई है। पैक्सीनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद होता है। कई बार सिर में भी दाद होने से व्यक्ति गंजा हो जाता है। एक बार 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर काम कर रहे थे लैब में। अचानक उन्होंने देखा कि संघर्ष तो मैं कर रहा हूँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब संवर्धन कर रहे थे, संवर्धन प्रयोग, तो अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे और उन्होंने देखा कि ये फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोक रहा है और बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक कवक के द्वारा मारे गए। तो इस प्रकार से फफूंद से पेनिसिलिन नामक औषधि का निर्माण हुआ। तो अब पढ़ेंगे शैवाल के बारे में, जो आखिरी ग्रुप है। शैवाल को सामान्यतः काई भी कहते हैं, सामान्य जल में पाई जाती है और कुछ शैवाल जैसे कि क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, डायटम्स एक कोशिक होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिक होते हैं। इनका शरीर जो होता है वो थैलस कहलाता है। क्यों? थैलस का मतलब है जिसमें जड़, तना, पत्ती कुछ ना हो, उसे थैलस कहते हैं। जीवाणुओं की तुलना में निश्चित केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन और चारे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक दवाई बनाई जाती है। सीफेल्यूरोस वायरिगेंस नामक हरा क्लोरेला हरा जो शैवाल है वो चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों और समुद्रों में पाए जाने वाले डायटम्स का उपयोग टूथपेस्ट, तापरोधी ईंट और वार्निश एवं पेंट बनाने में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, आपने जो वर्गीकरण था सूक्ष्म जीवों का, उसमें जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल के बारे में विस्तृत चर्चा की आपने। अब जो है आज के लिए इतना ही, और आप पढ़ते रहिए, ये चैनल को देखते रहिए। अगले वीडियो में हम आपको इसी के आगे पढ़ाएंगे, इसी क्रम में उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।